एक बार की बात है, एक शहर में 3 लोगों का छोटा सा परिवार खुशहाली पूर्वक रहता था, जिसमें राहुल और उसका बड़ा भाई राजेंद्र और उसकी पत्नी सिमरन रहते थे। एक दिन सिमरन का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी, तभी उसका देवर राहुल वहां पानी पीने आया। उसने सिमरन के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सिमरन ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन राहुल की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर सिमरन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी, खाना बनते ही बुला लूंगी। सिमरन की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राहुल ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए, मैं बना देता हूं, आप जाकर आराम कीजिए। ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। सिमरन बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सिमरन का पति राजेंद्र कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। सिमरन का 21 साल का देवर राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राजेंद्र जैसा प्यार करने वाला पति पाकर सिमरन भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राहुल अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब सिमरन 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हमउम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती थी। रोटियां बन चुकी थीं। राहुल ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। सिमरन ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर सिमरन आज तक नहीं भांप पाई थी। राहुल की गर्दन धीरे से सिमरन की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से सिमरन के शरीर देखे जा रहा था। सिमरन की सांसों के साथ जैसे जैसे उसका सीना ऊपर नीचे होता, वैसे वैसे राहुल के अंदर का शैतान जागता जा रहा था। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज बंद जानकर सिमरन ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राहुल हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर राहुल ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। सिमरन ने मुश्किल से 2 रोटियां खाईं, वह भी राहुल की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद सिमरन सोने जाने लगी तो राहुल बोला, भाभी, 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। सिमरन ने मना किया, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। सिमरन ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राहुल ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राहुल बाबू? केमिस्ट ने राहुल को खोया सा देखा तो पूछा। राहुल का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ मिठाई मिलती है क्या? केमिस्ट ने उसे छेड़ते हुए कहा। वह उसका पुराना दोस्त था। राहुल मुस्कुरा उठा और बोला, अरे जल्दी दे भाई, जल्दी दे। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। राहुल को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना।
नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी सिमरन के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटखरे ले लेकर बातें किया करता था। उसने राहुल के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राहुल ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राहुल के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना। राहुल उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही सिमरन ने दरवाजा खोला। आ गए? जी भाभी, आइए अंदर चलिए। राहुल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सिमरन अपने कमरे में आकर लेट गई। राहुल ने उसे पहले बुखार की दवा दी। सिमरन दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राहुल ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया? सिमरन ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ। कहकर राहुल ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सिमरन को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राहुल उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए सिमरन को आवाज दी, भाभी सो गईं क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राहुल की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ सिमरन के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी राजेंद्र सिमरन की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राहुल थक कर चूर चूर होकर सिमरन के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी। इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राहुल बेशर्मी से बड़बड़ाया और सिमरन की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सिमरन अब तक धीमे धीमे कराह रही थी। राहुल पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। भूल से सिमरन ने अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राहुल ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सिमरन ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राहुल को कानूनी रूप से गोद ले लूंगी। राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर सिमरन के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया मुझसे? अचानक राहुल का ध्यान सिमरन के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और सिमरन का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राहुल उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे सिमरन की आंखें खुलीं। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। सिमरन के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राहुल की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। सिमरन का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राहुल के मोबाइल फोन में कैद सिमरन की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाईं और कड़क कर पूछा, कल ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर सिमरन हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से
उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छंटती गई। राजेंद्र का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन सिमरन बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने राहुल का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राजेंद्र लौट आया और भागते हुए सिमरन के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। राजेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सिमरन का शरीर एक ओर लुढ़क गया। सिमरन, सिमरन! चीखता हुआ राजेंद्र उसे झकझोरे जा रहा था, पर सिमरन कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।